हे भगवान, एक नरक से निकलकर दूसरे नरक में ही तो जा रही हूँ। वहाँ भी जेठानियाँ होंगी, सास होंगी। मेरे लिए नया क्या है, बस जगह बदल रही है। मेरी किस्मत तो वही रहेगी। काव्या विदा हो जाती है और टैक्सी एक साधारण से मोहल्ले में रुकती है। काव्या घबराई हुई है। काव्या, घबराओ मत। मेरा घर छोटा जरूर है, पर यहाँ तुम्हें कभी अकेलापन महसूस नहीं होगा। चलो, सब इंतजार कर रहे हैं। जब मायके में बहनें अत्याचारी निकली तो ससुराल में जेठानियों से क्या उम्मीद ना करूं। काव्या टैक्सी से उतरकर घर के दरवाजे पर पहुंचती है। दरवाजे पर उसकी दोनों जेठानियां पल्लवी और ममता आरती के थाल लेकर खड़ी हैं। अरे ममता, देख हमारी छोटी दुल्हन तो डर की मारी कांप रही है। कांप क्यों रही है पगली? देख काव्या, हमारा घर बड़ा है लेकिन हमारा दिल इससे भी बड़ा है। आज से तू इस घर की बहू नहीं, हम दोनों की तीसरी बहन है। काव्या गृह प्रवेश के लिए अपना पैर आगे बढ़ाती है और घर के अंदर कदम रखती है। अगले दिन काव्या जल्दी उठकर रसोई में पहुंच जाती है। अरे काव्या, तो इतनी सुबह रसोई में क्या कर रही है? दीदी, वो पहली रसोई है ना, सोचा सबके लिए नाश्ता और चाय बना दूं। अरे पगली, तुझे यहाँ खाना बनाने के लिए थोड़ी ही लेकर आए हैं हम। उसके लिए हम दोनों जेठानियां हैं यहाँ, ठीक है? तू तो सही से अब आराम कर। पर दीदी, पहली रसोई का शगुन तूने रसोई में कदम रखकर ही पूरा कर दिया है। देख, अभी तो तेरे हाथों की मेहंदी का रंग भी नहीं उतरा है। चल चुपचाप जाकर उस कमरे में कूलर के सामने बैठ, हम गर्मा गर्म नाश्ता लेकर आते हैं। घर के सभी लोग नाश्ते की मेज पर बैठे हैं। काव्या को पल्लवी और ममता जबरदस्ती कुर्सी पर बिठाती हैं। अरे पल्लवी, बहू को आज ही रसोई में ले गई क्या? अरे बिल्कुल बाबू, और छोटी किसी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक अपने इस बड़े भाई से कहना। हाँ काव्या, और अगर इन दोनों जिठानियों ने कभी तुझे परेशान किया तो सीधे हमें रिपोर्ट करना, हम इनकी क्लास लेंगे। काव्या बेटा, तुझे यहाँ किसी भी बात की कोई तकलीफ नहीं होगी। तू भी हमारी पल्लवी और ममता की तरह बहू नहीं, बेटी ही है। माँ, मुझे आदत है जल्दी उठने की। वो आदतें अब पुरानी हुई। रोहन, देख क्या रहे हो? अपनी पत्नी को जूस का गिलास बढ़ाओ। देखो कितनी कमजोर हो गई है बेचारी। काव्या, माँ सही कह रही है, और कल शाम को हम बाहर घूमने चलेंगे। आप मुझे बाहर ले जाएंगे? मेरी बहनें तो कहती थी कि वहाँ बहुत करीबी है, मुझे धूप में काम करना पड़ेगा। अरे सोच क्या रही हो, खाना खाओ। काव्या चुपचाप अपना नाश्ता करने लगती है। ये ले, आलू के पराठा और मक्खन खा और बता कैसा बना है। दीदी, अरे भाई, तो हमारी सबसे छोटी बहन है, और ये ले तेरी पहली रसोई का नेक। पल्लवी और ममता दोनों मिलकर काव्या की गोद में लिफाफे रख देती हैं। दीदी, इतना सारा नेक, पर मैंने तो खाना भी नहीं बनाया। अरे ये शगुन होता है, ले ले। हे भगवान, जिसे मैं नरक समझ रही थी वो तो स्वर्ग निकला। कहाँ मेरी सगी बहनें जो मुझे चप्पल तक नहीं देती थी, और कहाँ ये जेठानियाँ जो मुझे पलकों पर बिठा रही हैं। शादी के अगले ही दिन थकान और पुराने दर्द की वजह से काव्या को तेज बुखार आ गया है। रोहन हड़बड़ाया हुआ कमरे से बाहर आता है। अरे भाभी, सुनिए ना, काव्या को बुखार आ गया है। मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अरे हम लोग हैं ना, तो हट यहाँ से, हम देखते हैं। पल्लवी और ममता भागकर काव्या के कमरे में जाते हैं और उसका बुखार नापते हैं। इसके बाद पल्लवी काव्या के सिर पर ठंडे पानी की पट्टियां रख रही है, जबकि ममता नीचे बैठकर काव्या के पैरों में तेल की मालिश कर रही है। दीदी, आप लोग रात भर से जगी हुई हैं, प्लीज आप जाकर सो जाइए, मैं ठीक हूँ। चुप कर पगली, तुम्हारी छोटी बहन है। जब तक तेरा बुखार नहीं उतरता हम यहाँ से नहीं हिलने वाले हैं। हाँ काव्या, तू बस आराम कर। पल्लवी और ममता दोनों मिलकर काव्या की खूब सेवा करती हैं और काव्या का बुखार उतर जाता है। दोपहर के समय काव्या हॉल में बैठी हुई है और उसे गर्मी लग रही है। देखिए ना, काव्या को इस भारी साड़ी में कितनी गर्मी लग रही है। क्या हम इसे सूट पहना दें? अरे इसमें पूछने वाली क्या बात है, जाओ जाकर कल ही खुद के लिए और इसके लिए अच्छे अच्छे कॉटन के सूट लेकर आओ। पल्लवी और ममता काव्या को बाजार लेकर गई थी, और जब वो वापस लौटती हैं तो उनके हाथों में ढेर सारे शॉपिंग बैग्स हैं। काव्या ने एक बहुत ही सुंदर और आरामदायक कॉटन का सूट पहना है और पैरों में नरम सैंडल है। घर के बाहर बरामदे में पड़ोसन सुनीता बैठी ये सब देख रही है। अरे पल्लवी, ये क्या देख रही हूँ मैं? तुम दोनों आज भी साड़ियाँ पहनकर घर का काम कर रही हो, और इस छोटी बहू को सूट अभी से इतना सर पर चढ़ाओगे? अरे विमला चाची, सर पर नहीं, इसे तो हमने दिल में बैठा रखा है। इसे साड़ी में बहुत गर्मी लगती थी, तो हमने सोचा क्यों ना इसे सूट में आराम दिया जाए। और सिर्फ सूट ही नहीं चाची, ये देखिए, हम तो इसके और रोहन के लिए हनीमून की टिकटें भी लेकर आए हैं। अगले हफ्ते ये दोनों घूमने जा रहे हैं। क्या हनीमून?
अरे पल्लवी, जब तुम दोनों की शादी हुई थी तब तो तुम कहीं नहीं गई थी, और अब इस देवरानी पर इतना पैसा खर्च कर रही हो। जमाना खराब है बेटा, इतना लाड ठीक नहीं। विमला चाची, हम नहीं गए तो क्या हुआ, हमारी देवरानी तो जाएगी। हम अपनी खुशियाँ इसमें देखते हैं, इसे वो सारी खुशियाँ मिलेंगी जो इसे अब तक नहीं मिली। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे इतना प्यार मिलेगा। मायके में मुझे बहनों का अत्याचार मिला और ससुराल में जेठानियों का प्यार मिल रहा है। सुनीता चाची बड़बड़ाती हुई चली जाती हैं। एक हफ्ते बाद काव्या रोहन के साथ हनीमून मनाली आती है और खुशी खुशी लौट कर आती है। एक दिन शाम को घर की बालकनी में सभी चाय पकौड़ों का लुत्फ उठा ही रहे थे कि अचानक काव्या का सिर चकराता है और वो सोफे से नीचे लुढ़क जाती है। अरे काव्या, काव्या आंखें खोलो, क्या हुआ इसे? अरे काव्या को क्या हुआ? ममता जल्दी पानी ला। रोहन गाड़ी निकालो, हमें अभी इसे डॉक्टर के पास ले जाना होगा। पूरा परिवार डॉक्टर के पास पहुंचता है। तभी चेकअप करके डॉक्टर बाहर आते हैं। घबराने की कोई बात नहीं है, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, काव्या प्रेग्नेंट है। पूरे परिवार के चेहरे पर एक पल की खामोशी छा जाती है और फिर सबकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं। काव्या को घर लाया गया है। घर का माहौल ऐसा है जैसे कोई त्योहार हो, क्योंकि पल्लवी और ममता के खुद के बच्चे नहीं थे, इसलिए काव्या की प्रेगनेंसी उनके लिए पूरी दुनिया की सबसे बड़ी सौगात बन गई है। दीदी, आप दोनों के बच्चे नहीं है क्या? आपको मुझ पर गुस्सा नहीं आ रहा? क्या आपको बुरा नहीं लग रहा? खबरदार, जो ऐसी बात दोबारा भी सोची तो। पगली, तेरा बच्चा सिर्फ तेरा नहीं, इस घर का पहला वारिस है। ये हम तीनों का बच्चा है। और तुझे क्या लगता है हम अब तुझे जमीन पर पैर रखने देंगे? अब तो हम इसे अपनी पलकों पर बिठा कर रखेंगे। आज से काव्या का कोई काम नहीं बताएगा। पल्लवी, ममता, अब इसकी देखभाल की जिम्मेदारी तुम दोनों की है। दिन गुजरते हैं और 3 महीने बाद काव्या बिस्तर पर लेटी है। पल्लवी उसके पैरों में तेलों की मालिश कर रही है। दीदी प्लीज ये मत कीजिए, आप मेरी जेठानी हैं, मुझे पाप लगेगा बहुत, मैं खुद कर लूंगी। चुप कर, कैसा पाप? तू हमारी छोटी बहन भी तो है। अब डिलीवरी तक तू सिर्फ आराम करेगी और बिल्कुल बेड पर रहेगी, ये हमारा हुक्म है। एक तरफ काव्या की जेठानियां उसे लाड़ प्यार दिखा रही थी, वहीं दूसरी तरफ उसके मायके में गायत्री, पद्मिनी, रिया और सोनम आंगन में बैठी हैं। मम्मी, सुना है वो कल मोही माँ बनने वाली है। अच्छा, तो उसे यहाँ बुला लूं क्या? घर का सारा पेंडिंग काम उससे करवा लेंगे और उसकी सारी हेकड़ी निकाल देंगे। हाँ, बुला ही ले। गायत्री काव्या को फोन लगाती है। उधर ससुराल में काव्या फोन उठाती है। हेलो काव्या, बेटा सुना है तू माँ बनने वाली है, बहुत खुशी हुई। अगर तेरा वहाँ मन नहीं लग रहा तो कुछ दिन के लिए अपने इस मायके आ जा। नहीं 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 बड़ी मम्मी, मैं ठीक हूँ यहाँ। दीदी लोग बहुत ख्याल रख रही है मेरा। पल्लवी और ममता ने काव्या की बात सुन ली है। उन्हें लगता है कि काव्या को अपने मायके की याद आ रही है। काव्या देखो, वो तुम्हारा मायका है, खुशी का मौका है, तुम्हें 2 दिन के लिए जाना ही चाहिए। अपनी ताई और बहनों से मिलाओ। कैसे बताऊं दीदी कि वहाँ मेरे लिए प्यार नहीं, अत्याचार इंतजार कर रहा है। काव्या कुछ बोल नहीं पाती और उसे भारी मन से 2 दिन के लिए मायके भेज दिया जाता है। काव्या मायके से वापस लौटती है। उसकी आंखें सोजी हुई हैं और वो चुपचाप अपने कमरे में जाकर लेट जाती है। पल्लवी और ममता उसके लिए फल लेकर आती हैं। काव्या क्या हुआ, तू इतनी दुखी क्यों लग रही है? क्या मायके वालों ने कुछ कहा? नहीं दीदी, बस थकान है। तभी पल्लवी की नजर काव्या के शरीर पर पड़े निशानों पर पड़ती है। अरे ये क्या है काव्या? ये निशान किसने किया? कुछ गड़बड़ है? काव्या बता। दीदी, वहाँ पानी गर्म करने में देर हो गई थी तो बड़ी मम्मी ने बेलन से और रिया दीदी ने। बस काव्या, बहुत हुआ। अब तक हम चुप थे क्योंकि वो तेरा मायका था, पर अब उन्होंने हद पार कर दी है। अब देख तू। पल्लवी और ममता ने बहुत प्यार से फोन करके रिया और सोनम को घर बुलाया है। दोनों बहनें ये सोचकर खुश हैं कि वहां जाकर काव्या को फिर से टॉर्चर करेंगी और ऐश करेंगी। जैसे वो घर पहुंचती हैं, काव्या उन्हें देखकर थर थर कांपने लगती है। बहुत चमक रही है तो जेठानियों के सिर चढ़ रही है। रुक जा, अब भी तेरा सारा नशा उतारती हूँ। तुझे क्या लगा तू बच जाएगी? आओ आओ रिया, सोनम, तुम लोग रसोई में बैठो, हम नाश्ता लाते हैं। पल्लवी और ममता नाश्ता लेने के लिए जाती हैं। उनके पीछे से रिया और सोनम काव्या की कलाई मोड़ देती हैं। काव्या दर्द से चिल्लाती है। तभी ममता और पल्लवी भागकर बाहर आती हैं। अरे ये क्या हुआ? अरे कुछ नहीं दीदी, बस शायद खुशी से चिल्लाई हमारी बहन, हम आए हैं ना। इसके बाद रिया और सोनम रेस्ट करती हैं और अगले दिन सुबह सुबह पल्लवी रसोई में है और ममता केसर वाला दूध लेकर काव्या के कमरे की तरफ जा रही है।
तभी उसे बाथरूम से कपड़े धोने की आवाज आती है। वो झांक कर देखती है कि काव्या जमीन पर बैठकर पसीने में लथपथ होकर कपड़े धो रही है, जबकि सोनम और रिया बाथरूम के बाहर एसी वाले कमरे में कोल्ड ड्रिंक और नाश्ता करते हुए उसे ऑर्डर दे रही हैं। ओए, हाथ तेजी से चला, अगर एक भी दाग रह गया ना तो शाम को तेरी खैर नहीं। और सुन, इसके बाद मेरे पैरों की मालिश भी करनी है तुझे। ये बहनें हैं ये साक्षात दुश्मन, अब इनकी अकल ठिकाने लगानी पड़ेगी। ममता तेजी से दरवाजा खोलती है। पल्लवी भी पीछे से आ जाती है। काव्या घबराकर खड़ी हो जाती है। रिया और सोनम पल भर में चेहरा बदल लेती हैं। अरे पल्लवी दीदी, देखिए ना, हम इसे कब से मना कर रहे हैं कि लाओ हम धो देते हैं, तुम प्रेग्नेंट हो, आराम करो, पर ये मान ही नहीं रही। हाँ दीदी, बड़ी जिद्दी है ये, हम तो इसके पैर दबाने वाले थे पर ये खुद ही काम में जुट गई। अरे वाह, तुम बहनों में तो बड़ा प्यार है। तो चलो रिया, तुम कपड़े धोने बैठो और सोनम आओ काव्या के पैर दबाओ। आखिर बहनों का प्यार है, मना तो करोगी ही नहीं। पर दीदी हम। पर क्या, अभी तो तुम कह ही रही थी तुम काम करना चाहती हो। चलो शुरू हो जाओ। रिया कपड़े धोने बैठती है और सोनम को काव्या के पैर दबाने पड़ते हैं। तुझे तो कल देखूंगी मैं, तेरी तो अभी हम अक्ल ठिकाने लगाएंगे। कुछ कहा रिया तुमने? जोर से बोलो, हमें भी सुनाई दे। इसी तरह काव्या की जिठानियों ने उसकी बहनों का जीना हराम कर दिया था। एक दिन पल्लवी सोफे पर आराम से बैठी और काव्या का सिर उसकी गोद में है। रिया पास खड़ी गुस्से में जल भुन रही है। रिया, खड़ी खड़ी क्या देख रही हो? देखो काव्या का सिर कितना दुख रहा है। जाओ अलमारी से ठंडा तेल लेकर आओ और इसके बालों में अच्छे से मालिश करो। अभी करती हूँ दीदी, इसकी तो जड़ ही उखाड़ दूंगी मैं। उसी वक्त अरे काव्या का तो पास्ता खाने का मन कर रहा है। सोनम, तुम जरा बढ़िया सा पास्ता बनाना। ठीक है। अरे नहीं नहीं काव्या, तुझे तो रसमलाई खानी है ना। सोनम, जाओ जाकर अभी ताजा रसमलाई बनाओ, और हाँ, केसर डालना मत भूलना। एक तरफ रिया काव्या के सिर की मालिश कर रही है, वहीं सोनम उसके लिए ताजा रसमलाई बनाकर लाती है। आधी रात के समय रिया और सोनम थककर सो जाती हैं। तभी पल्लवी और ममता शोर मचाते हुए उनके कमरे में पहुंच जाती हैं। उठो रिया, सोनम, काव्या का मन घबरा रहा है, उसे ताजी हवा चाहिए, चलो अभी बाहर टहलने चलते हैं। दीदी, रात के 2 बज रहे हैं, सुबह नहीं जा सकते? सुबह क्या मतलब? तुम बहनें हो या दुश्मन? बेचारी प्रेग्नेंट है, चलो बाहर निकलो। पल्लवी और ममता दोनों आधी रात को ही रिया और सोनम को नींद से परेशान करती हैं और सुबह के समय नाश्ते की टेबल पर जब रिया और सोनम जैसे ही पहला निवाला मुंह में डालती हैं, पल्लवी काव्या की पीठ सहलाने लगती है। अरे देखो, काव्या को खांसी आ रही है। रिया जल्दी जाओ और पानी लेकर आओ। रिया दौड़कर पानी लाती है। अरे ये इतना ठंडा पानी, प्रेग्नेंट औरत को गला खराब करवाना है क्या? जाओ गर्म पानी लेकर आओ। रिया फिर रसोई में भागती है और गर्म पानी लाती है। उफ, इतना गर्म, मुंह जलवाना है क्या उसका? नॉर्मल पानी लाओ। और सोनम, तुम यहाँ क्यों बैठी हो? जाओ जाकर उसके लिए ताजा नींबू पानी बनाओ। पल्लवी और ममता से परेशान होकर रिया और सोनम अपना बैग पैक कर चुकी हैं। उनकी हालत पागलों जैसी हो गई है। दीदी, अब हमें घर जाना है, मम्मी फोन कर रही है, हमें बहुत जरूरी काम है। अरे अभी कैसे? अभी तो हमने ताई को फोन करके बोल दिया है कि तुम दोनों यहाँ बहुत खुश हो। तुम दोनों ने ही तो कहा था कि काव्या के लिए कुछ भी करोगी, तो बस हफ्ता भर रुको, गोद भराई करके ही जाना। एक हफ्ते के बाद काव्या की गोद भराई का दिन आ जाता है। घर को फूलों से किसी महल की तरह सजाया गया है। दोनों जिठानी मिलकर काव्या को तैयार कर रही थी। देख सोनम, ये कलमोही कैसे इतरा रही है। आज इसकी इस गोद भराई को तो मैं मातम में बदल दूंगी। हाँ दीदी, मैंने उस झूले के नट ढीले कर दिए हैं। जैसे ये भारी साड़ी पहनकर उस पर बैठेगी, झूला धड़ाम से गिरेगा और इसका सारा घमंड टूट जाएगा। सब मेहमान जमा हैं। ताई और मायके वाले भी आए हुए हैं। काव्या जैसे झूले की तरफ बढ़ती है, पल्लवी उसे रोक लेती है। 1 मिनट काव्या, पहले तुम नहीं बैठोगी। रिया और सोनम ने इस झूले को सजाने में बहुत मेहनत की है। मैं चाहती हूँ कि पहले ये दोनों छोटी बहनें इस पर बैठकर इसका उद्घाटन करें। अरे नहीं नहीं दीदी, गोद भराई तो काव्या की है, हम कैसे बैठ सकते हैं? अरे तो मेहनत करता है जो, उसे फल मिलना चाहिए। चलो बैठो तुम दोनों। मेहमानों के दबाव में आकर रिया और सोनम जैसी झूले पर बैठती हैं, झूला एक तरफ से टूट जाता है और दोनों धड़ाम से जमीन पर गिर जाती हैं। आउच! ये किसने क्या? हमारी जान लेना चाहता है क्या कोई? जरूर किसी ने साजिश की है। साजिश किसी और ने नहीं की, तुम दोनों ने की थी। ये देखो ये वीडियो। पल्लवी टीवी स्क्रीन पर वीडियो चला देती है जिसमें रिया और सोनम साफ तौर पर झूले के नट ढीले करते हुए दिख रही हैं। तुम्हें शर्म नहीं आती? एक प्रेग्नेंट औरत जो तुम्हारी अपनी बहन है, उसकी जान लेना चाहती थी तुम? ममता आगे बढ़कर रिया को और पल्लवी सोनम को एक जोरदार थप्पड़ जड़ती है।
दीदी, इन्होंने सिर्फ झूले के नट ही ढीले नहीं किए थे, इससे पहले भी इन्होंने मुझे और मेरे बच्चे को जान से मारने की कोशिश की थी। एक दिन जब सीढ़ियों से उतर रही थी, देख सोनम, ये कल मोही जैसे ही नीचे आएगी इसका काम तमाम हो जाएगा। हाँ दीदी, मैंने सीढ़ियों पर घुमाव पर तेल फैला दिया है, यहाँ पैर पड़ते ही ये सीधे नीचे गिरेगी और इसका बच्चा। काव्या धीरे धीरे सीढ़ियां उतरती है, लेकिन ठीक उसी वक्त पल्लवी दीदी वहां आ जाती है और झपट्टा मारकर काव्या को गिरने से बचा लेती है। क्या? तो वो तेल का गिरना कोई इत्तेफाक नहीं था? तुम दोनों ने जानबूझकर उसे गिराने की कोशिश की थी। तुम दोनों बहनें नहीं जल्लाद हो, एक मासूम बच्चे की जान लेना चाहती थी तुम। निकल जाओ यहाँ से, आज के बाद अगर इस घर की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो पुलिस के हवाले कर दूंगी। 3 महीने बाद काव्या ने एक स्वस्थ बेटे को जन्म दिया है और आज वो अपने बच्चे के साथ ससुराल में पहली बार कदम रख रही हैं। तभी उसकी ताई रिया और सोनम खड़ी हैं। रिया और सोनम की हालत बहुत खराब है। उन्होंने साधारण साड़ियां पहनी है, सिर पर पल्ला है, हाथों और चेहरों पर चोट के निशान और बैंडेज लगे हुए हैं। अब तुम लोग यहाँ किस मुंह से आए हो? हमें माफ कर दो, हमारी बेटियों को उनके कर्मों की सजा मिल गई है। हमने पैसा देकर एक ही घर के 2 भाइयों से इनकी शादी की थी, पर वो घर नहीं कसाई खाना निकला। काव्या, हमें माफ कर दे, उन लोगों ने हमें दासी बना कर रखा है। वो हमें वैसे ही मारते हैं जैसे हम तुझे मारते थे। हमें खौलते पानी से जलाया जाता है, खाना नहीं दिया जाता। हमें हमारी किए की सजा मिल रही है। भगवान हमें कभी माफ नहीं करेंगे, हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी अगर तूने माफ नहीं किया। आपने जैसा मेरे साथ किया वैसे ही आपकी बेटियों के साथ हुआ, शायद इसी को न्याय कहते हैं। मैं आप सबको माफ करती हूँ, क्योंकि मैं आप जैसी नहीं बनना चाहती।